सहकारी समितियों पर सियासत हो रही है और उत्तराखंड में सहकारिता की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी अब उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन विपक्ष खामियां गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन विभाग अब बहुत सारे सवालों के घेरात में है, जिसका जवाब आज इस डिबेट में लिया जाएगा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट पे जुड़ चुके हैं, सीधे मुलाकात आपकी कराते हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष टौटियाल, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, जो कि यूकेटी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। मनोज इस्टवाल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत मनोज जी आपसे करना चाहूंगी। सहकारिता मेले के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। सहकारिता विभाग में आखिरकार किस तरीके से जनता तक पहुंचने को लेकर क्या विकास की दिशा तय की जा रही है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या वाकई में सहकारिता विभाग बेहतरीन कार्य कर रहा है? आज पिथौरागढ़ में जिस तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की अगुवाई में फैसले लिए गए, उससे तो लग रहा है कि सहकारिता ने पूरे प्रदेश में एक क्रांति ला दी है। अभी उन्होंने मेरे ख्याल से 85,000 करोड़ के आसपास की पिथौरागढ़ के लिए योजनाओं की घोषणा भी की जी। और लखपति दीदी के नाम पे एक 1.70 मतलब 1,70,000 लखपति दीदी प्रदेश में बन गई है। सहकारी विभाग के आंकड़े कहते हैं कि 16,000 करोड़ रुपए का लखपति दीदी योजना से एक बेनिफिट प्रदेश सरकार को आ रहा है। धरातल पे कहाँ है और कैसे है, ये सोचना और समझना हम सबके लिए आज एक सबब बन गया है कि कैसे इसको फाइनलाइज करें कि हाँ, या तो श्वेत पत्र जारी हो कि हाँ भाई ये 16,000 करोड़ जो लखपति दीदी योजना से आए हैं, ये वास्तव में सहकारिता का इस समय कमाल है। सहकारिता विभाग में चुनाव ना होना, ये आम पब्लिक पचा नहीं पा रही है। मैं कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हाँ साहब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा घप घप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रदेश की जनता के साथ जो वायदे किए जा रहे हैं, मंडवा अभी मैं देख रहा था कि 48 या 49 रुपये के लगभग 48.86 ₹48.86 के हिसाब से सहकारिता विभाग अपने उत्पादन मंडियों में खरीद रही है। फिर मंडवा हमें 40 रुपये किलो क्यों किसान हमें दे रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। जहां तक योजनाएं हैं सहकारिता को लेके, मुझे लगता है कि पारदर्शिता के आधार पे जो 671 जी महिला स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनके माध्यम से जो कलेक्शन सेंटर है, वो किस तरीके से सहकारिता में अपना योगदान दे रहे हैं और कहाँ कहाँ वो कलेक्शन पहुँच रही है, ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि आप राजधानी में देहरादून में बैठे हुए घर की ककड़ी भी खा रहे हैं, मूला भी खा रहे हैं, और वो सारा जो हिमालयी प्रोडक्ट है वो आपको दुकानों में अवेलेबल हो रहा है, मंडियों में अवेलेबल हो रहा है। लेकिन इतना महंगा अवेलेबल होगा, ककड़ी 60 रुपये किलो से नीचे उतरी नहीं। और वो मैं अभी बीच में गांव गया था तो हमें पता लगा कि 10 या 20 रुपये किलो ककड़ी वो किसान से लेके जाते हैं और मंडी में पहुंचते पहुंचते वो 60 या 70 रुपये किलो पहुंच जाती है। ये भी सोचना पड़ेगा कि हम जो कृषक हैं उनका कितना फायदा देख रहे हैं। बहुत लंबा एक ग्राफ खींचने के लिए मैं तो कहूंगा कि सहकारिता समितियों ने उनके घन पर जो चुप्पी है उसको तोड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में चुनाव करवा लेना चाहिए। देखो, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण एक प्रणाली है और उस पर चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी चुनाव को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। सरकार के पास इसका अभी कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमारे साथ राजेश जी हैं, जवाब तो लेना बनता ही है। राजेश जी, जानना चाहूंगी कि सहकारिता में चुनाव ना होना बात हजम नहीं हो रही है। देखिए, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ या जितनी मेरे को जानकारी है उसके हिसाब से मुझे ये समझ आ रहा है कि प्रदेश की जो 4,000 समितियां हैं उसमें लगभग 92% समितियों में चुनाव हो चुके हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो 2 बदलाव किए गए थे, जिसमें 33% महिला
शक्ति को हम लोगों ने आगे बढ़ावा देने के लिए उनको आरक्षित किया था, उसका हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था, विचाराधीन था, तो हाई कोर्ट से वहां पे स्टे लगा था। तो स्टे लगने की स्थिति में अभी सुप्रीम कोर्ट से जो 16 तारीख को ऑर्डर आया है, उसके अनुसार बहुत जल्दी जो बची हुई 8% समितियां हैं उनमें भी चुनाव हो जाएंगे। और समितियों को जो मुख्य आधार देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शिलान्यास भी किए कई सारी योजनाओं के, और जितने सहकारी समितियों की बात बताई, उसको समझने वाली बात है कि सहकारी समितियां एक दूसरे जुड़ाव से, एक दूसरे को साथ लेकर और सबके सहयोग से चलने वाली सहकारी प्रदेश में अभी तक चल रही है, जो इतने समय से हम लोग देख रहे हैं। और सहकारी समितियां ही हैं जो आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत बगैर ब्याज उन्हें मिलता है। उसके बाद वो ऋण अगर समय से नहीं चुकता है तो वो रिन्यू भी हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे क्षेत्रीय उत्पादन है, जो जन है, उनको सहकारी समितियां अच्छे रेट में खरीद रही है, और उन्हीं को हम जैसे जो ग्रामीण या जो बाहर से लोग आने वाले हैं, टूरिस्ट आने वाले हैं, जो मैदान में पलायन करके रह गए, वो समितियों से लेते हैं। आज पशुपालन इतना बड़ा उद्योग इस पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य आधार और मुख्य आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। उसके लिए जब हम चारे की व्यवस्था देखते हैं तो पहाड़ में एक सीमित समय तक ही हमारे को चारे की व्यवस्था हरे घास के रूप में मिल जाती है। आज जब हम सहकारी समितियों के माध्यम से जब साइलेज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, तो कई तो हमारे को बिल्कुल ऐसे 80% सब्सिडी में मिल रही है, जिससे पशुपालक बहुत खुश है। और मैं चूंकि चंपावत का खुद पशुपालक हूं, तो ये बात मैं आपको उदाहरण के रूप में दे रहा हूं कि मेरे पास आज 32 गाय है। जिस डेयरी को मैं संचालित करता हूं, महिला डेयरी है, उसकी देख रेख मैं ही करता हूं। तो वहां पे जब आज हमारे को हरा चारा नहीं मिलता, तो सहकारी समिति इतना बड़ा आधार बनी है कि 10 से 12 रुपए किलो मिलने वाला साइलेज हमें 2.5 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन के साथ घर के अंदर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी बात में सिर्फ केवल क्रिटिसाइज वाले मोड में आ जाएं। जिन माध्यमों से हमारे क्षेत्र के उद्यम जो पहाड़ में स्थित लोग रह गए, आज हमारा बच्चा पढ़ रहा है या हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी पहली प्राथमिकता है कि पहाड़ में कुछ नहीं, नीचे मैदान में जाएंगे, नौकरी तो करेंगे, दूसरे के यहाँ पे रोजगार तो ढूंढेंगे, लेकिन पहाड़ में जो व्यवस्थाएं हैं उन पे हम लोग काम नहीं करते। तो मैं ये मानता हूं कि सहकारी समिति से जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आजीविका तैयार हो पाई है, महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, जिससे हम लोग खेती कर पा रहे हैं, अपने उपज को सहकारी समिति को दे पा रहे हैं, अपने पास व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं, वो सारी चीजों में सहकारी समिति का बहुत बड़ा रोल है और उसका योगदान बहुत ज्यादा है। तो उस महत्व को हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है राजेश जी। आशीष जी, देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात कही गई है कि सहकारी समितियों के द्वारा यहाँ पर आजीविका तैयार की जा रही है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? निश्चित जी होनी चाहिए। अच्छा लगता है, अगर कुछ आम जनता को कुछ फायदा मिले तो हमें बड़ी खुशी होगी और होना भी चाहिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, सहकारी समितियों का क्या हाल है सबने देखा है। हमेशा घोटाले की भीड़ चढ़ के रह गया। वहाँ भर्ती घोटाला तक हुआ है सहकारिता विभाग में। इनके बैंक के मैनेजर, जो सहकारी बैंकों के मैनेजर, वो घोटाले में पकड़े गए। LUCC इतना बड़ा उदाहरण है, जो जब बहुत बड़ा मुद्दा जब बनाया गया, आप देखें 800 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। और इसमें जो LUCC में जो लोगों ने पैसा डाला, वो कोई मतलब पैसे वाला आदमी नहीं था, वो गरीब तबके का आदमी था, जिससे पैसा दुगना करने का लालच दिया गया कि पैसा आपका डबल किया जाएगा। कितने बड़े बड़े इसके लिए आंदोलन किए गए। जब पूरा विपक्ष साथ में खड़ा हुआ, जब विपक्ष उस आंदोलन में साथ में खड़ा हुआ, तब जाकर सरकार ने उसकी CBI जांच के आदेश देने का काम किया। तो इतने उसको भी तो नहीं भूलना चाहिए हमें। आज आपने सहकारिता में कह रहे हैं इतनी लखपति बना दिया, अरे आपने करोड़ों तो वैसे ही खा दिए, आपने क्या लखपति बना दिए। तो करोड़ों रुपए खाने का अगर किसी विभाग के अंदर काम हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है, तो सहकारिता विभाग है। हमेशा सहकारिता विभाग की जांच के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई है, पर कोई जांच नहीं होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने पास कुछ ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में इनको जरूरत ही नहीं होती, बोलते ही नहीं है, ये विभाग ऐसे चले आ रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा अजीब है। अभी एक विभाग और भी है, इनका UUSDA विभाग भी है। वहाँ पर विनय मिश्रा जी को, वहाँ के मेन जो है, उनका बार बार कार्यकाल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप व्यक्ति का कार्यकाल क्यों बढ़ा रहे हैं? आप पे और योग्य लोग नहीं है? जिसपे इल्जाम होते हैं उसका कार्यकाल ज्यादा बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को पोषित करता है। तो तरीके से इन लोगों ने कहीं चुनाव नहीं कराते हैं। आप देखिए स्कूल कॉलेज तक में इन्होंने मनमानी इतनी कर दी कि चुनाव वहां भी लेट कर रहेंगे, सिर्फ अपने आप को कि हमें सत्ता चाहिए, बस सत्ता के भूखे भारतीय जनता पार्टी है।
जिसको सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता। अगर अच्छा हो रहा होता तो निश्चित हम लोग भी अच्छा को कौन बुरा बोलेगा, हम भी उसके साथ होते, उनके साथ होते। पर ये क्या है, अपनी सिर्फ अच्छाई तो ठीक है आपने बताई, लेकिन अभी लखपति दीदी के बारे में चर्चा हुई, पर अभी हमारी LUCC के बारे में चर्चा नहीं की, जबकि आपके ही टीवी चैनल में सबसे पहले आपने उसको दिखाया कि ये एक सहकारिता विभाग का एक पार्ट था। तो उसमें 800 करोड़ रुपए आएंगे, इस टॉपिक मुझे पर भी लगता है जरूर कि आएंगे राजेश जी के पास। छोटा नहीं है 800 करोड़ रुपए का अमाउंट। लखपति कितनी बनाई आप बता रहे थे, उनको जोड़ लो और 800 करोड़ जोड़ लो तो उससे ज्यादा पैसा तो खाकर बैठे हैं। कब फैसला आएगा? सहारा समूह, सहारा इतना बड़ा अमाउंट जनता का, पूरे देश के अंदर जनता का पूरा पैसा लेकर ये लोग भागे। और किसने भगाया? सरकार ने ना। किसने मारा? सरकार की वजह से मारा। कहाँ गया वो पैसा? आज भी लोग अपने कागजों को लेके घूम रहे हैं, सारा का पैसा नहीं आ रहा है, लोग डूबे पड़े हैं। सरकार जो है इतनी बेईमान है, ये हर किसी को जिसने अपराध किया हो उसके साथ साठगांठ कर लेती है और उसको साइड करने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा हो रहा है इसमें। सहकारिता पर सियासत एक बड़ा शब्द देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार सहकारिता पर सियासत जैसी स्थिति आखिरकार क्यों आन पड़ी है कि विभाग में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, चाहे वो LUCC क्यों ना हो और तमाम भ्रष्टाचार भरे घोटाले क्यों ना हो, और इसके अलावा चुनाव ना होना, आखिरकार विभाग किस ओर जा रहा है और इसकी दिशा में जो सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है, आखिरकार इस मेले का आयोजन जो किया जा रहा है वो तो उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन विभाग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो सरकार है इसका काम सिर्फ अपनी वाहवाही करना है। सहकारी समितियां यदि तरीके से काम करती तो वाकई में ये एक क्रांति के तौर पे कार्य कर सकती थी, लेकिन असल बात ये है कि हम जमीन पे क्या हकीकत है और जो इनके आंकड़े हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ आता कि इनके आंकड़े कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम तो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं और जमीन पे धरातल पे मैं भी खुद एक गांव जो नैनी डांडा ब्लॉक है वहां से आती हूँ, और अगर हम वहां की बात करें तो वहां पे हमने देखा कि पहले पौड़ी जो है, पौड़ी बहुत अच्छी वहां पे खेती हुआ करती थी, वहां पे लोग रहते थे, पशुपालन भी हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राज्य बनने के बाद वहां पे पलायन होता गया और जो जमीनें हैं वहां बंजर होती चली गई। आज ये बातें कर रहे हैं कि मिलेट वर्ष भी मनाया, मिलेट वर्ष से हमारा जो कोदा झंगुरा है इसका जो उत्पादन है वो बढ़ा, लेकिन वाकई में हकीकत तो जमीनों पे ये है कि खेती जो है वो बंजर हो रही है। आपके पास ये आंकड़ा भी तो है कि आखिर पहाड़ों की जमीनें जो हैं इतनी बंजर हो रही हैं, उसके बाद आपका ये मिलेट वर्ष किस काम का है? जो वहां पे लोग ही नहीं है खेती करने के लिए, वहां पे जो बाघ भालू है या जानवर हैं जो खेती बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग वहां पे रुक नहीं पा रहे हैं, इन चीजों के बारे में नहीं बात हो रही है। लेकिन मैंने बताया ना कि इनका काम ही यही है कि प्रचार तंत्र किस प्रकार से सिर्फ प्रचार किया जाए, और जो इनके स्वयं के आंकड़े हैं वो शायद इसी प्रचार जो 1000 करोड़ रुपए प्रचार में लगाए जाते हैं, ये आंकड़े वहीं से आते हैं, क्योंकि धरातल की बात तो शून्य है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी जो है किसी ना किसी गांव से आते हैं, और हमारे कई लोग जो है गांव में अभी रह रहे हैं, और वहां की असलियत तो वहां गांव में जाके समझ में आती है कि आखिर क्या है। तो ये जो और भाजपा का तो आप देखिए, ये तो उसका चरित्र ही है कि घोटाला करना हो तो नए नए प्रकार की समितियां बनाओ, नए नए प्रकार के जो भी जो घोटाले करने के तरीके हैं वो एक्चुअली ये लोग ढूंढते रहते हैं, और उन्हीं में से ये भी एक सहकारी समितियां जो हैं वो भी इन्हीं। लेकिन मीनाक्षी जी, आप ये नहीं मानती कि प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा सहकारिता को अब बढ़ावा मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों में? देखिए, बढ़ावा मिल रहा है, और मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि ये बात कर रहे हैं कि हमने लोकल उत्पाद को बढ़ाया है। आप ये लोकल उत्पाद में क्या लेके आए हैं? आप वही तो मुझे बताइए ना कि लोकल उत्पाद में आपने क्या डेवलपमेंट किया है। एक कोदा झुंगरा की आप बात करते हैं, कोदा झुंगरा की जैसे अभी हमारे जो सर है मनोज इस्टवाल जी, उन्होंने बताया कि कितना महंगा ये मिल रहा है, ठीक है, एक आम आदमी की पहुंच पे नहीं है। और अगर असलियत देखें तो इसका उत्पादन, आप मुझे डेटा दीजिए ना, कि जिलेवार डेटा दीजिए कि कौन से जिले से कितनी पैदावार हो रही है, कौन से लोकल उत्पाद जो है कौन से जिले से कितनी पैदावार लेके ये सहकारी समिति के अंदर आ रहा है। तो ये सारा डेटा हमें चाहिए, क्योंकि यही पारदर्शिता है। यदि आप लखपति दीदी की बात कर रही हैं, आपने कितनी, मतलब जो लखपति और करोड़पति बने वो तो इनके नेता बने, असल में जो जिस महिला सशक्तिकरण की ये बात कर रहे हैं, उनके तो इन्होंने पैसे लूट लूट के LUCC के थ्रू उनको रोडपति बना दिया।
आज वो महिलाएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही हैं। वो आप उनके आंसू देखिए ना, वो गंगा घाट पे बैठी रही, वो लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि एक एक पैसा महिला कैसे बचाती है, शायद इन लोगों को नहीं समझ आएगा क्योंकि ये लोग बड़े नेता हैं, इनका करोड़ों का जो खाने के बाद भी ये डकार भी नहीं लेते हैं, इस प्रकार के नेता हैं। तो इनको महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। महिला सशक्तिकरण, आप गांव में जाके देखिए ना, महिलाओं का क्या सशक्तिकरण हो रहा है, क्या है उनके लिए। आप खेती की बात कर रहे हो, खेती शून्य है। बाघ भालुओं के हमले वहां पे हो रहे हैं। चारे की बात कर रहे थे कि चारे की अवेलेबिलिटी, वो जो महिलाएं हैं, जब वो पहाड़ों पे जाके घास लेने जाती हैं अपने पशुओं के लिए, कितने भय के साथ जाती हैं, और कितने जो डेंजर जोन जो उनके लिए हुआ है आजकल, जो बाघ और भालू जो बड़े हुए हैं पहाड़ों पे, इतना डेंजर जोन है उनके लिए। और फिर आप बात कर रहे हो कि पशुपालन, अभी इन्होंने खुद ही बताया कि 32 गाय मेरे पास है, लेकिन मेरी नजर में मेरे गांव के आसपास, मैं सिर्फ अपने एक क्षेत्र की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा समितियां बनी है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो मेरे क्षेत्र तो कहीं ना कहीं होना चाहिए था। मेरे क्षेत्र में शून्य है। मेरा क्षेत्र जो है वहाँ पलायन की मार्ग चल रही है। जो बच्चे यहाँ रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह माँ बाप जो है पैसा जमा करके उनके लिए तैयारी करते हैं, उनके पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं, उनका पैसा हाकम सिंह खा जा रहा है, महिलाओं का पैसा LUCC के द्वारा खाया जा रहा है। तो वही मैंने बताया कि ये एक तरह से विभाग से भरोसा उठता जा रहा है। एक तरफ सरकार लाती है कोई ऐसे विभाग जिससे जनता का फायदा पहुंचे, स्थायी उत्पादों को बढ़ावा मिले, लेकिन आखिरकार वही विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और सरकार पे बैठे वो जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। जी, यही बात हम कह रहे हैं कि क्यों ये अधिकारी जो है किसकी शय पे आंखें मूंदे बैठे हैं, क्यों जो ये जिनको जनप्रतिनिधि बनाया गया है, जिनको जनता की भलाई के लिए बात करनी चाहिए, वो क्यों नहीं इन अधिकारियों से बात कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इन्हीं के खुद कुछ नेता हैं जो ये कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। हाँ। तो आप मतलब इस लेवल पे नहीं है, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं उस घोटाले में इन्वॉल्व हैं। क्यों आप उनके ऊपर आप इन लोगों पे नकेल नहीं कस पा रहे हैं। तो ये सारा जो है मिली भगत का खेल है। और सिर्फ जनता, देखिए, इन विभागों से परेशान नहीं है जनता। आज भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, इसकी भी नीतियों को समझ चुकी है कि ये सिर्फ प्रचार में पैसा खर्च करते हैं, असल में धरातल पे ये शून्य है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और आखिरकार इसको लेकर कितना चिंतित सरकार है और आखिरकार इस विषय को गंभीरता से लिया भी जाता है या नहीं, क्योंकि घूम फिरकर जो एक सवाल उठ रहा है वो LUCC का है और इसी पर मैं राजेश जी से भी सवाल लूंगी। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आवर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन आवर में सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी लगातार बने हुए हैं। सीधे राजेश जी का रुख करूंगी क्योंकि LUCC मुद्दा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है और उस पर आखिरकार सरकार की प्रतिक्रिया कितनी ज्यादा अहम हो जाती है वो आज इस डिबेट में पता चल जाएगा। राजेश जी, जानना चाहूंगी, क्या सहकारिता मेले के जरिए जो विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं बारी बारी से हमारे साथियों ने जो बात, और ये सवाल मेरा नहीं है, कांग्रेस का सवाल है, वही कहना चाह रहा हूँ जी। मैं जो जवाब दूंगा उससे मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा जो स्टूडियो में बैठे कि अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो अपने समय का इंतजार करें और उस समय पे बोलिए, बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए, सबसे पहले हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, सहारा की बात की, सारे घोटालों में उन्होंने सहारा निवेशकों के बारे में बात की और उन्होंने कहा सहारा के जो मालिक थे उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। मैं सटीक जानकारी दे देता हूँ क्योंकि जब हम डिबेट में बैठते हैं तो हमें तथ्यात्मक बात बोलनी चाहिए। कुछ भी हवाबाजी करके झूठे बात कह के या कोई भी बात को घुमा फिरा के कहने से उसका लाभ नहीं होता। उसके नतीजे कांग्रेस केंद्र में भी भुगत रही है, प्रदेश में भी भुगत रही है। देखिए, सुब्रत रॉय जी 2023 में जो सहारा कंपनी के मालिक थे वो बेचारे इस धरती पर अब है, उन्हें यहाँ से भगाया कैसे कांग्रेस जानती होगी, नीति हमें तो नहीं आती है। मार दिया आपने। जब सहारा, मैं कह रहा था ना तकलीफ होगी, थोड़ा सा तकलीफ को बचा के करो, समय पे बोलना। मार दिया आपने। मैं बोल रहा हूं पैसा खा गए उसका सारा, मैं जानता हूं, खा गए आप, सच बोलना क्या, पैसा खा गए आप, सारा का पैसा खा गए आप। संसद में तो बयान देते हैं, संसद में तो बयान देते हैं कि अमित शाह जी बयान देते हैं, संसद में अमित शाह जी बयान देते हैं कि सारा का पैसा हम दे रहे हैं। जो आपकी वित्त मंत्री है वो बयान देती है कि कागज ले जाओ, पैसा ले जाओ, आप दे दो पैसा,
आप सुन दे दो लीजिए। पैसा अगर आप या तो दर्द आशीष हो रहा है जी, आपको। मैं यही आशीष कह जी रहा हूं। पहले आपको सुन जवाब लेते दो हैं। कि पैसा कैसे मिलेगा। मैंने आप भाजपा के निवेदन प्रवक्ता करके है, आप जवाब दो वो पैसा कैसे मिलेगा। बोलेंगे नहीं तो आप इसका जवाब भी देना, ठीक है, इसका जवाब भी आप झूठ देंगे। बोलेंगे, वो सच पैसा बोलेंगे। कैसा मिलेगा आप बताएंगे। नहीं, ये राहुल गांधी इनके पैसा कैसे युवराज मिलेगा ये आप बताएंगे। अगर ऐसे डिबेट होगी तो आप जवाब ऐसी ही देंगे, डिबेट किसी होती नहीं है। देगा। डिबेट का मतलब होता है चर्चा, और चर्चा ऐसी आप होती है। डिबेट डिबेट इनसे- ऐसी होती है। इनसे मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ तो ये कैसे इंटरप्ट पैसा मिलेगा करेंगे ये तो भी जवाब जानता देना। था कि सच नहीं सारा का सुन पैसा ठीक कैसे है, मिलेगा ये ठीक है बताना। आशीष जी, आशीष सच जवाब सुनना पर आते तकलीफ हैं। है। नहीं सुनिए तो पहले। बताएंगे ना, ये सच बताएंगे सुनते ही ना कानून पैसा तक- चाहिए भाई। कानून जनता जवाब चाहिए। दीजिए आप, सहारा राजेश के- जी जवाब सहारा दीजिए। के जो लोग कैसे जिनके दीजिए? पैसे मैडम, आप फंसे किसी बात वो कर रहे सुन हैं। रहे हैं आप क्या बोल रहे मैंने हो। बोला वो किसी के सुनेंगे बीच आप में। पैसा कैसा इन्होंने मिलेगा। इतना आप झूठ बताओ का पैसा कैसे बखान मिलेगा। करा। पैसा मैंने जवाब बोला दो किसी आप। के बीच में। आप क्यों बोलोगे बीच में जो किसी आपने के गलत भी बात बीच में बोली बोला, नहीं। मेरी आप आदत तो नहीं गलत है। बात बोल रहे हो। जनता क्योंकि ये का लोग झूठ करोड़ों परोसते रुपए, हैं। करोड़ों ये रुपए लगा झूठ हुआ परोसते है। हैं। करोड़ों रुपए लगा हुआ है। कभी जनता EVM सुनना में झूठ चाहती है। परोसते हैं, कभी सहारा के वोट- बारे में सुनना चाहती है। आप सही जवाब दो। बताओ बताओ आप क्यों चुप हो गए। जब काम राजेश की जी। बात हो तो चुप हो जाते हैं। आप ऐसे अगर डिबेट कराएंगे मैडम, मैं नहीं दे पाऊंगा मैं जवाब। तो कह रहा हूँ ना, ये भी बता दो। आशीष जी रुक जाइए, पहले आपको मैं समय दूंगी, आपको समय मैं दूंगी आशीष जी। आशीष जी मैं आपको समय दूंगी, आप अपने समय में बोलिएगा। राजेश जी की बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको पूरा समय दूंगी बात रखने का। राजेश जी। इनकी तकलीफ यही है कांग्रेसियों की कि ये सच नहीं सुन सकते। पहली बात ये है। अब इन्होंने सहारा की बात करी, उसके घोटाले कब आए। आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी, और ये सज्जनगढ़ बैठे इनसे 2012 में इनके घोटाले पकड़े गए सहारा वालों के। निवेशकों के पैसों को खाने की घटना 2012 में थी। 2012 में प्रदेश की सरकार किसकी थी, केंद्र में सरकार किसकी थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। और 2014 में अगर सुब्रत रॉय को जेल में डाला तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाला, ये जानकारी के लिए बता दूं। तो इसलिए झूठ मत परोसिए, क्योंकि युवराज की लाइन दी गई हुई है, पार्टी लाइन है, झूठ बोलना है। तर्क करो, वितर्क करो, कुतर्क मत करो। वो किसी भी तरीके से डिबेट को शोभा नहीं देता और जनता को मैसेज गलत जाता है। दूसरा, हम पहाड़ की चिंता कर रहे हैं। पहाड़ की चिंता कैसे कर रहे हैं? देहरादून के स्टूडियो में बैठ के पहाड़ को छोड़कर। पहाड़ के लोगों की तकलीफ सुनाई दे रही है, लेकिन उस तकलीफ के बीच में पहाड़ नहीं है। यहाँ स्टूडियो में आके हम पहाड़ के गीत गा रहे हैं कि पहाड़ का आदमी तकलीफ में। ऐसे कैसे तकलीफ पता चलेगी भाई आपको? अभी हमारे एक साथी ने कहा सहकारी समिति के लाभ बताओ, इन्हें रिकॉर्ड दो। ये जिस ब्लॉक से आ रहे हैं वहां के किसी ग्राम प्रधान से फोन करें अपने ब्लॉक के, 30 गांव, 40 गांव, 50 गांव, 100 गांव है, एक गांव का अगर ग्राम प्रधान का नंबर इनके पास है, आपके लाइव स्टूडियो से उसको फोन करें और उनको ये पूछे कि स्वयं सहायता समूह जो आपके गांव में चल रहे हैं, क्या बिना ब्याज के ऋण को महिलाएं और पुरुष अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहे सहकारी समिति से? सच और झूठ का फैसला आपके सामने हो जाएगा। ये कैसी विडंबना है इस उत्तराखंड की कि मैदान पे तो आदमी बैठा है और चिंता दिखा रहा पहाड़ के कि मैं फलानी जगह पे हूं। तो ऐसी होता है जब देहरादून विधानसभा में सत्र चलता है लेकिन डिस्कशन पहाड़ की नीतियों पर होता है, तब भी गैरसैंण की बात की जाती है, तब वहां 2 दिन में वापस यही स्लॉट तो किया तकलीफ जाता है। है। राजेश जी यही सच तो आप भी तकलीफ सुनिए है। ना फिर। नहीं सुनिए ना, मेरा जवाब भी तो लीजिए ना, हाँ, सुनने के लिए। तो पहाड़ आप की अपना समस्या पहाड़ में अपना डिस्कस होती ना। 20-25 साल से यही तो गुणगान गाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो विपक्षी विधायक पहाड़ में बैठे हैं उनमें सत्र कराइए ना, विशेष सत्र। आप जब सत्ता में थे आप लोगों ने किया, आप लोग सत्ता के हिस्सेदार थे, आप लोगों ने क्या किया बताइए ना। अभी तो आपको सत्ता कितनी है, बार बार चुनाव हो रहे हैं, ग्राम प्रधान तक आप लोगों को नहीं चुना जा रहा है। सत्ता में लोग चुनना नहीं चाह रहे क्योंकि आप लोग सड़क पर नहीं है। आप कहीं पर देख रहे हैं कि अगर चोरी भी हो रही है 4 आदमी। राजेश जी एलयूसीसी पर आते हैं, एलयूसीसी पर आते हैं, आइए आप अगर इनके लोगों के बहाने ना ढूंढ के अपनी अपनी विधानसभाओं में ईमानदारी से काम करे, जनता के सुख दुख को सुने, तब भी छोड़ देना। उनकी तकलीफ में खड़े हो, अरे चोर से कौन जीता, चोर से कौन जीता पता लगा ना। चोर इनकी कोई चिंता पता लगेगा चोर होगा। इनकी चिंता टीवी में दिखाने के लिए, इनकी चिंता डिबेट में बोलने के लिए। इनके 20 विधायक हैं, 20 विधायकों में से किसी एक को कभी डिबेट बैठाइए और उनसे पूछे कि आपने 5 करोड़ की नीति का पहले अपने प्रवक्ता को भेजो डिबेट में, जो बच्चों को इसलिए बने आप क्यों आए डिबेट में? पहले अपने प्रवक्ता को भेजो, अपने प्रवक्ता को भेजो। नहीं आशीष जी, आशीष जी पहले आप तय नहीं करेंगे, पहले तो भेजो ना प्रवक्ता, आप क्यों हुए लिस्ट में उनका नाम है, डिबेट आप भेजो ना। आप हमारे विधायक को नहीं बुला रहे हैं डिबेट में, जो प्रवक्ता नहीं है, अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे आप? भेजो तो सही, पता लगेगा डिबेट किसे बोलते, पता लगेगा विधायक क्या कर रहा था वहाँ पे। ऐसा नहीं है, तो भेजो ना, जितना झूठ परोसेंगे उतनी हालत खराब होगी। 27
27 में 10 भी आ जाए विधायक तो बहुत बड़ी अरे आप गरीब वोट चोरी नहीं चलेगी, भूल जाओ इसलिए हालत खराब है। वोट चोरी नहीं चलेगी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिस पे दम भरना वो नहीं चलेगा। अपने दयनीय चोरी बंद हो परिस्थिति गई, को ठीक चोरी करने के बंद लिए होगी अभी एक आपकी। साल है। इस एक साल में जनता के बीच में जाओ, उनकी सेवा करो, उनको 5 करोड़ की जो निधि मिल रही है उसको खर्च करो। जब वो 5 करोड़ की निधि खर्च करोगे अपनी अपनी विधानसभाओं में, तो जनता कुछ सोचेगी आप लोगों ने कितनी हेराफेरी करी है। कोई विधायक इनका कभी नहीं बोलता है कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। आप सुनिए किसी विधायक की, अगर इनके कहीं पे कोई डिबेट है तो बात सच ठीक है। बोलनी चाहिए, झूठ बोल के डिबेट नहीं चलती है। ठीक है, आती हूँ राजेश जी, आशीष जी आपके पास। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पैदा हो जाता है, एलयूसीसी का जवाब अभी भी राजेश जी आपसे नहीं मिला है। मनोज जी से पहले कमेंट ले लेती देखिए हूँ, एलयूसीसी का भी बता आती हूँ मैं आपके पास, पहले LUCC के कमेंट लिए- ले लेती हूँ एक। राजेश जी, आप कह रहे देहरादून के स्टूडियो में बैठ के हम गपिया रहे हैं, हाँ, कितना बड़ा आरोप है आपका। क्या राजधानी आपने अपने गढ़वाल में लाके खड़ी कर दी या गैरसैंण ले गए? जहां तक मेरी बात है, अभी मैंने शुरू किया, आपको सुनता रहा मैं बड़े आराम से। मैं पूरे साल में 6 महीने गांव रहता हूँ और 6 महीने देहरादून रहता हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ। एक आपने आपके एक एक क्वेश्चन जो हैं, आपने कहा 4,000 जो समितियां हैं उनके चुनाव हो गए, 92% समितियों के चुनाव हुए। वो आपने प्रेस तक क्यों नहीं पहुंचाई वो डिटेल? एक ये जो आपका एलयूसीसी है, ये क्या उत्तराखंड के किसी गांव की बनी हुई एक संस्था थी या वो थी? ये लोनी दिल्ली का एक जो विकल्प था वो उत्तराखंड में थोपा गया। आपने बात करनी थी कि आपके 56 एफआईआर प्रदेश सरकार कर चुकी है ऐसे ठगों पे। समीर अग्रवाल हुआ, गिरीश चंद्र बिष्ट हुआ, आपके उर्मिला जगमोहन बिष्ट हुए और सबाब हुसैन, ये 5 लोगों पे जो समीर अग्रवाल तो दुबई फरार हो गया, बाकी लापता है। आपने बात करनी थी कि सीएम धामी ने सीबीआई की जांच करवा रखी है, आपने तो अटैक करना शुरू कर दिया है। भैया अपने पक्ष रखिए ना, कि आपने सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखने हैं। एलयूसीसी पे आपने आंकड़े दे रहे थे, हाँ हमने 56 एफआईआर कर दी है, उसमें 34 गिरफ्तार हो गए हैं, वो गिरफ्तारी भी आपने दिखाई। उल्टा आप बोल रहे हैं कि भाई वो गांव की स्वयं सहायता समूह, मेरे गांव में, मेरी पट्टी में, पूरी पट्टी में एक हमारा गांव है जिसमें 4% खेती चल रही है, बाकी सब बंजर पड़े हैं। आप लहसुन बांट रहे हैं और ये क्या कहते हैं आलू बांट रहे हैं, कहां लगाएंगे उसे? धरातल ये बात हमें करनी है। दूसरी बात, अनिल बलूनी सहित 4 सांसद इस तरह से मिले, इस पे आपने बात नहीं की। इंटरपोल की मदद की कि भाई वो समीर अग्रवाल को क्या करें, दुबई से यहाँ लाया जाए जो फरार हो रखे हैं। हवाला के माध्यम से सबाब हुसैन ने पैसा ट्रांसफर करवाया, उस पर बात हो। हम आंकड़ों को लेके बैठे, बोल रहे कि पहाड़ में आके बैठो। पहाड़ में तो है भाई, पहाड़ के लिए तो ये उत्तराखंड बना, पहाड़ के लिए था। सरकारों ने कितना उत्तराखंड पहाड़ के लिए रखा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। गैरसैंण चिल्लाते चिल्लाते थक गया, अभी गैर हुई तो जिले को लेके भाजपा सरकार की पहल अच्छी थी, स्वागत हुई है, उस पर भी कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि साहब ये बड़ा बुरा डिसीजन है। आप पहाड़ के लिए भला नहीं सोच सकते तो बुरा तो मत बनेगा यार। आपकी सरकार के विधायक वहां जाने में ठंड लगती है, अपना क्या कहते हैं गैरसैंण में सर्दियों में। पिछली बार यही हुआ था, कई विधायकों ने लिख के दिया था, वही कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया। जब तक पहाड़ का विकास और वो समितियां बना के, आप 4,000 बोल रहे, 3,000 समथिंग, मेरे ख्याल 3,800 कुछ समितियां हैं, आंकड़े ऊपर दे दिए आपने 4,000 समितियों के। तो इसमें बिजली कम से कम आपकी तरफ से तथ्यपरक चीजें आनी चाहिए। हाँ, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार के हिसाब से आप कांग्रेस भाजपा में जो भिड़ंत हो, लेकिन ये पक्ष रखना चाहिए था जो मैंने रखे आपकी तरफ से। जी जवाब दीजिएगा राजेश जी। आप 1 to 1 कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, बस आपका 2 मिनट का लगेगा 1 to 1। पहला सवाल आपके क्या था कि एग्जैक्ट, मैंने कहा लगभग 4,000 समितियां हैं, 38 समितियां हैं। आपने भी 38 नहीं बोला, तथ्यात्मक जानकारी आपके पास नहीं है। 600, सुनिए 1 to 1 कीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, प्रवक्ता है, प्रवक्ता है, उसका जवाब सुनिए ना,
सुनिए सर, मैंने सुन ली ना आपकी बात, सुन लिया आपकी बात, तो मेरा जवाब भी ले लीजिए ना। बात कैसे जाएगी? अगर आप अपनी अपनी करेंगे तो नहीं जाएगी बात। अपनी नहीं, आपकी आप पत्रकारिता करेंगे, सुनिए ना फिर पत्र तो अब आपकी बारी में मैं जवाब भी तो दूं ना जी। या आप कहने के बाद चुप हो जाएंगे और मुझे कहेंगे मत बोलो? ऐसा तो नहीं होगा। अरे भैया 640 समितियां, सुनिए सर, सुनिए, सुन रहा हूं आपकी मैं 640 प्रवक्ता समितियां हैं। नहीं हूं, सुनिए तो सुनता रहूं सुनिए, आपको। मैं जानता हूं सर, जो आप बोले तो फिर बहस कर लीजिए, नहीं, दोनों बहस कर तो- लेते हैं, खत्म हो जाएगी। अरे आपने आंकड़े दिए ही नहीं, आंकड़े राजेश जी वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे अरे मैडम, कोई भी मुझे क्या देने बात कर पड़े रहे हो? सवाल आगे बोलने जाएंगे। का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, आपको बोलने का एक तो अधिकार स्क्रीन है। बिल्कुल मार आप के जवाब स्क्रीन दीजिए, मारते हैं। आप तब जवाब तो दीजिए। सुनने तो दीजिए, सुनने की क्षमता तो रखिए ना। आपके अंदर पेशेंस है ना, आपने जो बैठा रखे उनके अंदर पेशेंस है। वाह, मैं किसी के बिल्कुल बीच बहुत में पेशेंस है, एक बहुत मिनट, पेशेंस राजेश है, जी, बहुत ज्यादा पेशेंस है पेशेंस तो है। आप सुनिए टेंशन मैडम, मत लीजिए उसकी। पेशेंस है तो सबकी कब सुनिए। बोलेंगे बताइएगा? टेंशन इसलिए ले रहा कितने साल हूँ, हो गए? ठीक है, इसलिए रुक टेंशन जाइए, ले रहा हूँ रुक क्योंकि जाइए। आप लोग बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आप लोग बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बारी बारी। मैंने सबकी बात सुनी, किसी का इंटरप्शन किया मैंने? इतनी देर से आप तो मुझे देख रही है, मैंने किसी के बीच में बोला? आपने सब मुझे अपनी बोलने अपनी बात नहीं दिया, बोल रहे हैं। आप इंटरप्ट भाई साहब आप करते शांति रखिए, 2 मिनट। मैंने केवल अपना इनसे पूछा, जब मुझे कहा गया तब बोल रहा हूं मैं। हाँ तो मैंने आपके जल्दी से बीच में नहीं राजेश जी बोला, मुझे बात ना रखिए, बात रखिए, ऐसे जल्दी बात नहीं रखिए। होती मैडम। बात का जवाब सुन लीजिए आप भी। हाँ तो सुन रहे हैं। ऐसी अरे है भाई धमका क्यों रहे हैं? सर, ये मेरी आपकी आदत पार्टी धमकाने नहीं की है। है। सुनिए सुनिए, ये चैनल बोलिए है, अगर आपको धमकाइए तकलीफ दे रही है। मत। और सुनिए सुनिए, देखिए, बोलिए आपने अगर बात बताओ सुनिए। भैया, किसी मैं पार्टी को धमकाता नहीं धमकाइए, हूँ। पत्रकार को मत भाई साहब धमकाइए। आप वरिष्ठ पत्रकार है तो ऐसी बात तो मत कीजिए। आपकी वरिष्ठता तो नहीं लगती इससे कि धमका रहे। कौन सी बात हो रही है आपकी मेरी? वाह घर की भैया। लड़ाई है क्या आपकी मेरी? राजेश वाह भैया। जी, राजेश वाह जी, भैया। आपको भी पेश रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी बारी में मैं बिल्कुल patience नहीं आप रखूंगा। पेशेंस रखिए, मेरी यहाँ पर बारी में सबके मैं अंदर patience पेश है, यहाँ सब अगर आप मेरा पेशेंस समय के पे साथ कुछ- ही सुन रहे हैं सुनिए आपको, मैडम, लेकिन मेरे आप समय पे बोलिए। लीजिए। ऐसा नहीं है, अगर मैं आपके समय पे आपकी बात सुन रहा हूँ तो इतनी शिष्टता सबके अंदर से तो कि बोलिए बात- ना आप, ऐसा आप नहीं है। बोलिए, बोलिए बोलने जल्दी से बोलिए। पहले उन्हें, या तो उन्हें बोलने को कहिए, मुझे बोलने को आप अपने क्यों टाइम समय खराब को कर खुद रहे ही हो? किल कर रहे हो। आप क्यों बात टाइम कीजिए खराब ना, कर रहे हो? आप बोल लो। रखिए अपना पॉइंट। आप सवाल दीजिए ये ना। डिबेट आपने शो है, आंकड़ों की डिबेट बात में कही। इंटरप्शन ये डिबेट ये सब इसलिए चलता रहता ये है। डिबेट इसलिए है कि 4 आदमी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद जो आदमी सुन रहा है उसकी बात को इंटरप्ट कर रहे हैं। ये है डिबेट। इसलिए मैं बता देता हूं, आपने आंकड़ों के LUCC की बात करी। हाँ क्या आंकड़े के हिसाब से आप कह रहे हैं पत्रकारिता क्या अखबारों की फ्रंट लाइन पे नहीं थी कि 56 FIR हो गई है? आपने जो सवाल मुझ पे करा कि मुझे देने चाहिए, पूरा प्रदेश जानता है उस पर कार्रवाई क्या हुई है। पूरा प्रदेश जानता है CBI हुई है, उस पर अनुमोदन मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है, वो सारा प्रदेश जानता है। अब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या प्रदेश सरकार करती है? ये जानकारी तो सबको होगी। ये जहां पे रजिस्टर्ड हुई, ये जहां पे रजिस्टर्ड हुई, वहां से अलग अलग स्टेट्स में कार्य करने की इसकी रजिस्ट्रार के यहां से मिलती है। कौन सी प्रदेश सरकार है जो ये कहेगी कि यहाँ के हमारे यहाँ फ्रॉड? और जब सहकारी समिति में लोग सदस्य बनते हैं, क्या किसी सरकार की अनुमति लेकर बनते हैं? क्या सरकार से वो कहते हैं कि हम वहां सदस्य बनने के लिए जा रहे हैं? तो ये चीजें समझने के राजेश बाद जी, अगर थोड़ा कोई आदमी सा थोड़ा सा आपको भी ऑफिशियल होने की जरूरत है। आपके ही मंत्रालय से किस चीज में पंजीकरण होता official है, चाहते हैं आप? NOC भी आपके उधर से ही मिलती है और उसके बाद ही यहाँ पर मैं धोखाधड़ी आपको हो फिर जाती बता है। देता हूं, सुन यानी कि लीजिए। जब सरकार ही मल्टी- खुद क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है, फिर धोखाधड़ी जनता के साथ हो रही है, तो आप पल्ला झाड़ने के लिए हाथ उठा लीजिए। ये देखिए, वाला पल्ला हिसाब चल झाड़ने नहीं है ये पल्ला झाड़ने के लिए नहीं। आप ब्लेम मत कीजिए। ब्लेम नहीं आप कर रहे कांग्रेस हैं, पार्टी साफ की- दिख रहा है कांग्रेस 800 पार्टी करोड़ को का घोटाला कैसे हुआ ब्लेम कर रहे है, हैं? कोई छोटी मोटी तो बात 800 नहीं हुई करोड़ है। का घोटाला क्या सरकार ने कार्रवाई नहीं की? उस पे सरकार ने लोगों को FIR करके बंद नहीं किया है? क्या उसके ऊपर अरे CBI पैसे की कार्रवाई चाहिए, नहीं हुई है? बंद करने से क्या होगा? LUCC का आप अता पैसे पता कब नहीं मिलेंगे? है, बताओ। अता पैसे पता कब भी मिलेंगे? नहीं है। 800 करोड़ खा गए आप, पैसे जिनको कब मिलेंगे? 2012 में भगाया था, आपका उसके विभाग लिए है, आपको पैसे आपने देने उन्हें पड़ेंगे। पकड़ने की जरूरत आप है। मतलब बंद करके जो अपना पल्ला कांग्रेस झाड़ दोगे। शासन में भागे आपने ना, सुबोध राय को मेहुल बंद कर दिया, चौधरी उसको मार भागा, दिया, अब मेहुल इसको बंद कर दो, चौधरी उसको भागा, तो पैसा कब उनसे मिलेगा? दिलवाने होंगे आपने 800 करोड़ पैसे। रुपए खा के बैठे हैं आप लोग। जिनको यहाँ आप से यहाँ के भगाया, 800 करोड़ रुपए खा के जिनको बैठे यहाँ से हैं, भगाया, सारा का पैसा खा के DLF बैठे हैं। घोटाले अरे वालों को कितना देने खाओ यार अपनी सरकार बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन बोर्ड के DLF के माहिर घोटाले वालों को देने होंगे। अपने घोटाले इनकी में चीजें कीजिए, को इलेक्ट्रॉन देने बोर्ड होंगे। लिए ये घोटाले ध्यान में रखिएगा कीजिए, बात को। इलेक्ट्रॉन बोर्ड लिए। कांग्रेस पार्टी की चीजें हैं, अरे DLF के कांग्रेस घोटाले पार्टी वाले ने क्या उन्हें किया? देने उसने पैसे। पढ़ा लिखा के इस लायक बना तभी दिया, बोल रहा बहस कर रहे हैं हमसे आज। वही हाल है, जितना झूठ परोसोगे उतना दिख रहा है झूठ किसका? झूठ मत 800 परोसो। करोड़ रुपए खा गए आप, झूठ झूठ परोस मत रहे कह रहे हैं। परोसो। बंद सही कर दिया, आप लोग कार्रवाई बात कर दी। करो, जमीन पर पैसा तो होते, वापस उनका। जमीन पर होते पहले तो ये पैसा दुर्दशा वापस नहीं दो, होती, फिर ये बात करना दुर्दशा नहीं। हो रही है। ये केस दुर्दशा चलते रहेंगे, इसलिए हो केस रही चलते है रहेंगे, पैसा क्योंकि कब जमीन मिलेगा? पर नहीं हो। पैसा अब कब आप मिलेगा बात करते हो। LUCC वालों का? आप उनके LUCC पैसे वालों करो, को ये सरकार सब केस पैसा करने से दिलाएगी। कुछ नहीं होता। लेकिन लेकिन राजेश जी कांग्रेस वो पार्टी के 800 करोड़ का पैसा कब हुआ मिलेगा? क्या? वो नहीं पैसा होगा। चाहिए, उन 800 800 करोड़ का हुआ का?
आप मुझे इन बताइए। 8 करोड़ों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट फैसला लेके बताया। जब कोर्ट में फैसला सब जुडिस होता है तो सरकार नहीं बताती एक कि मिनट पैसा राजेश जी, कब मिलेगा, आप कैसे मुझे मिलेगा। इंटरप्ट कर रहे हो। कोर्ट में सरकार मामला करती क्या है? सब जुडिस है, सरकार सीबीआई करती कार्रवाई क्या है? कर रही है और उनकी एक रिकवरी मिनट होगी। जी, राजेश जी, कोर्ट में अगर फैसला है तो सरकार ने सीबीआई की जांच कैसे दे दी? कोर्ट में अगर फैसला है कोर्ट के- तो सांसद कैसे 4 सांसद मिलकर होम मिनिस्टर को इंटरपोल की हाँ। वो करने की बात कर रहे हैं? दूसरा, आपने अगर सरकार परसुएंस कर रही है तो क्या खराब काम कर रही है? परसू नहीं करना चाहिए सरकार को। आप अभी तो जवाब में बोले कि कोर्ट रिकवरी की बात हुई है। अब सुनिए ना रिकवरी की बात हुई है। पेशेंसली, आप पेशेंस राजेश जरा- जी, जरा सुन लीजिए। आप सवाल सुनिए। आप आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सहकारिता पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि आपने अखबारों में नहीं पढ़ा कि इतने केस दर्ज हो गए, आपने ये आंकड़े तब नहीं देखे। सरकार ने कब वो आंकड़े दिए होंगे? सहकारिता पे आज बात हो रही है, आपको अप टू डेट आना चाहिए राजेश जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अच्छी चर्चा कर लेते, लेकिन एक आपने बोला साहब पत्रकारिता करने के लिए आ गए। आपको पता आपकी उम्र नहीं हो कोई जितने साल मुझे पत्रकारिता में हो गए। मैंने पत्रकारिता करने के लिए आ गए नहीं बोला सर। आपने- ये मत बोलिए। बोलिए, आप क्या अपने बोला? शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। ना, आपने आप बोला अपने क्या? शब्द मेरे, मैंने कहा पत्रकारिता जरूर कर रहे हैं लेकिन मेरी बात भी सुनिए। अरे आपकी बात सुनने आप वरिष्ठ हैं, मैंने ये भी बोला। सुन मैंने लीजिए, कहा वरिष्ठ आप- पत्रकार हो सकते हैं लेकिन मुझे- मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे कांग्रेस यूकेडी विपक्ष पूरा टारगेट करता है कि आप गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, समझ रहे हैं? आंकड़े जो प्रस्तुत करने के लिए आप बैठे हैं वो अगर मेरी तरफ से प्रस्तुत हो रहे हैं कि इतने केस हो गए, इतने, ये आपको वास्तव में सहकारिता में तैयारी ये जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आप विपक्ष को खुश कर सकते हैं। पत्रकार तो जानता है, आम जनता तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में सरकार ये सारा कुछ कर रही है। हाँ। प्लीज, तो इसको माइंड मत कीजिए। देखिए ऐसा नहीं माइंड जैसी नहीं। कोई चीज नहीं है सर। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है। ये मेरी प्रॉब्लम आप जो 40-42 साल में बनी हुई है वो तो ठीक नहीं हो पाएगी। आप चाहेंगे मैं उसको वो करूं, वो हो नहीं पाएगी। नहीं, वो क्यों नहीं? रूटीन आवाज प्रोसेस है बात। ठीक है, ठीक है, लोकल ठीक है। बहुत अच्छा होना चाहिए। मीनाक्षी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी आपने पूरी चर्चा को सुना, समझा। क्या लगता है वाकई में सरकार इस विषय को टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एलयूसीसी एक ऐसा मुद्दा है, वो 800 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का मामला है जिसने सरकार की नींव तक हिलाकर रख दी थी। बड़ा झटका लगा था क्योंकि एक विभाग का यहां पर पूरी तरह से ढांचा तैयार किया जाता है और उसके बाद विभाग बनते इस तरीके के घोटाले उजागर होने लग जाते हैं। क्या यह विभाग भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है? देखिए, बिल्कुल ये तो साफ तौर पे नजर आता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि ये वो सरकार है और इस सरकार के राज में ये हो रहा है जो भ्रष्टाचार मुक्त की बातें करती है। यदि आप भ्रष्टाचार मुक्त की बातें कर रहे हो तो भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं आप भी तो अपनी आंखें बंद करके बैठे हो जब ये भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है। जब इस तरह से 800 करोड़ का घोटाला हो गया, उसके बाद जब जनता धरने पे आती है, सड़कों पे आती है, उसके बाद आपको याद आता है कि हाँ अब हमें इस पे सीबीआई जांच करनी चाहिए। वो भी जनता का दबाव है, इस कारण सीबीआई जांच की जो है वो दिया गया। अदरवाइज ये सरकार जो है, अगर आप देखेंगे कि अगर इनके विरुद्ध कोई बातें करता है तो ये लोग उसे माओवादी, माओइस्ट या आंदोलन जीवी इस प्रकार के अलंकारों से सुशोभित करती हैं। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है ना कि कितने सीरियस हैं आप इस राज्य को लेके, इस राज्य की जनता को लेके, इस राज्य की जनता के विकास को लेके। क्योंकि आए दिन आप विकास की बात करते हो और अभी हम बात कर रहे थे कि 800 करोड़ रुपए आखिर गए कहां। तो 1000 करोड़ रुपए प्रचार में भी तो लगे हैं, कहीं ना कहीं से तो वो पैसा निकालना ही है। तो जो गलत प्रचार आप करोगे, पारदर्शिता नहीं रखोगे, तो आपको प्रचार की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पैसा यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। तो हमारा तो ये कहना है, हम हमेशा यहाँ पे वाहवाही करने के लिए नहीं बैठेंगे। विपक्ष का काम है आपकी जो गलत नीतियां हैं उनको उजागर करने का काम है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम लाउड एंड क्लियर हैं, तो लाउड एंड क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी करें। आपसे जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे, आपसे जो यहाँ पे ये घोटाले निकल के आए हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उस पर बात करिए। और जो सबसे बड़ी जो बात, जो दिल दुखाने वाली बात अभी आज राजेश मिश्र जी ने की, वो ये उन्होंने जो बोला कि स्टूडियो में बैठ के पहाड़ की बात कर रहे हैं। अरे इनको याद दिलाइए कि ये राज्य ही पहाड़ के लिए बना था। आज हम उत्तराखंड को, चाहे हम देहरादून में बैठे हो, चाहे हरिद्वार में बैठे हो, उधम सिंह नगर में बैठे हो, हम इसको पहाड़ी राज्य ही बोलते हैं। और आप पहाड़ी राज्य को जब वो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि देहरादून में डेवलपमेंट हो रहा है, हालांकि यहाँ पे भी इन्होंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हरिद्वार में डेवलपमेंट हो रहा है, फैक्ट्री सारी हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लगी हुई है। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो पहाड़ क्यों उपेक्षित है? वो पहाड़ पे रहने वाला व्यक्ति जिसने आंदोलन किया और जो हर
जो पहले भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर था तब भी वो सुविधाओं से वंचित था और आज भी वो सुविधाओं से वंचित है। और आप बात कर रहे हैं कि पहाड़ों की बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम स्टूडियो में बैठ के हमें मौका मिल रहा है बोलने का तो हम किसकी बात करें? क्या आपकी वाहवाही करें यहाँ बैठ के? हमें बात तो पहाड़ों की ही करनी है ना। पहाड़ी राज्य है, पहाड़ के लोग हैं, यहाँ उनके मुद्दे आज तक सॉल्व नहीं हुए तो हम किसकी बात करें? और आप घोटालों पे घोटाला, भ्रष्टाचार मुक्त करते करते आप भ्रष्टाचारों की लड़ियां यहाँ पे लगा रहे हैं। और आप उसके बाद जब जनता का दबाव आपके ऊपर पड़ता है तो आपकी आंखें खुलती हैं कि हाँ शायद हमें कुछ करना चाहिए। और आप अगर कितने आप देखें 9000 पिछले 3 वर्षों में 9000 केसेस भ्रष्टाचार के पेंडिंग चल रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कोर्ट पे मामला अटका हुआ है, आप इंतजार करिए। अरे जहां जिनके करोड़ों रुपए लाखों रुपए गए हैं जिन महिलाओं के, क्या वो इतने साल तक इंतजार कर सकती हैं? जब एक एक पाई करके पैसा जोड़ा जाता है, आश्वासन भी तो नहीं दिया जा रहा है ना, ऊपर से कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। अगर इनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि हम तो लाउड एंड क्लियर है। अरे लाउड एंड क्लियर मत बनिए, जवाब दीजिए। ठीक है मीनाक्षी जी, बहुत जेन्युइनली आपने इस पॉइंट को उठाया है। राजेश जी से भी फाइनल कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले आशीष जी से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, मैंने 3 बातें रखी थी आपके सामने। एक तो सहारा का पैसा कब मिलेगा, जो नहीं मिल रहा है उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। LUCC का पैसे की जहां तक बात है, देखिए सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं, कमेटी बैठा दी, इससे काम नहीं होगा। देखो गरीब जनता का पैसा है और जो इसके एजेंट थे उन लोगों का जीना मुश्किल हो रखा हुआ आज की डेट पे, क्योंकि जिन्होंने इसके सरकारी विभाग का काम था, जो एजेंट होते हैं वो लोगों से पैसे लगवाते हैं। आज वो एजेंट छुपता फिर रहा होगा, उसके घर में लोग उसे मारने जा रहे होंगे, उसको बचना मुश्किल होगा। हाँ। तो इस तरह की चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं। और एक चीज मैं आपके माध्यम से भी देख रहा था, जन औषधि केंद्र जो सरकार ने खुलवाए, इसके थ्रू चल रहा है। जन औषधि केंद्र की दवाओं के बारे में मैंने जो सर्वे किया उसके हिसाब से जन औषधि केंद्र की दवाइयां खा रहे हैं तो उससे आप ठीक नहीं हो रहे हैं। किसी भी डॉक्टर को दिखाना और उसे बोलना मैं दवाई जन औषधि केंद्र से लूंगा, तो डॉक्टर आपको बोलेगा भाई वो वाली नहीं, दूसरी दवाई ले लो केमिस्ट के यहाँ से। अगर कपड़ा ब्रांडेड पहनना है तो दवाई अच्छी यहाँ से लो, क्योंकि उससे असर नहीं होता है, मैंने खुद देखा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि कोई डॉक्टर जब उसे बोलो कि आप बोलेंगे तो बोलने को इस बात को तैयार नहीं होता है। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करो कि आप सस्ता देने के चक्कर में 200 रुपए की दवाई 40 रुपए की देने के चक्कर में उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करो। ये सच्चाई है। अगर इनके भी कोई डॉक्टर है, कोई बीमार हो तो जरूर डॉक्टर से बोलना कि मैं जन औषधि केंद्र की दवाई खाऊंगा, उससे क्या होगा। 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा, फाइनल कमेंट ही लूंगी मनोज जी आपसे। फाइनल कमेंट रखिएगा 30 सेकंड। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पे काम नहीं किया। वैसे 92 करोड़ उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड की जनता का जो 92 करोड़ का एक वो है सरप्लस, पूरे मेरे ख्याल से 800 करोड़ का जो घोटाला है वो पूरे देश का है। ये तो अभी इस पे वो करना पड़ेगा। 8.40 मतलब 8 करोड़ 40 लाख रुपए प्रदेश कर चुकी है और 4 परिसंपत्तियों को सीज भी कर चुकी है। इसमें मैं प्रदेश सरकार की त्वरित कार्रवाई थी, इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा, लेकिन ये नाकाफी, इसको और जल्दी से तेजी लानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी, राजेश जी रखिएगा। देखिए, जिस प्रकार से सहकारिता इस प्रदेश के अंदर नए आयाम छू रही है, उनपे हमारे क्षेत्रीय लोगों को, खासतौर पे पर्वतीय लोगों को, बार बार कह रहा हूँ, मैदानी लोगों के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन पर्वत में जो लोग बैठे हैं वो लाभ उठा रहे हैं और इसका लाभ हमारे सभी महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, सबको हो रहा है। ठीक है, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये चर्चा बेहद खास रही है, क्योंकि जब हम 25 साल पूरे करने जा रहे हैं, रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रही है, तो ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा करनी बेहद जरूरी हो जाती है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्देश्य से सहकारिता मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि भलाई के लिए है, लेकिन आखिरकार उसी विभाग में जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं उस पर भी सरकार को ध्यान केंद्रित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार इस विषय को लेकर कितनी गंभीर होती है और इस पर क्या फैसला लेती है, ये जल्द आपको पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।